हाँ जी, नमस्कार। वेलकम टू नानक क्लासेस। कैसे हो सभी? पिछली क्लास में हमने बात की थी स्थानीय स्वशासन के टॉपिक पंचायती राज पर। इसी में आगे बढ़ते हुए उसका सेकंड जो पार्ट है उस पर अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इस पर रिवीजन कर लेते हैं कि जो स्थानीय स्वशासन है की स्थापना किस तरीके से की गई, और उसके बाद में पंचायती राज जो व्यवस्था, जो हमारा जो टॉपिक है सेकंड ग्रेड के एग्जाम में, से रिलेटेड क्या क्या मुख्य बातें हैं उस पर अपन बात करेंगे। टॉपिक जो था अपना वो था स्थानीय स्वशासन। कौन सा था? स्थानीय स्वशासन। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि संविधान में जो स्थानीय स्वशासन है, स्थानीय स्वशासन के लिए जो शब्दावली यूज की है वो कौन सी शब्दावली यूज की गई है? स्थानीय शासन। कौन सा बिंदु? स्थानीय शासन। और स्थानीय शासन का जो अर्थ होता है वो ये होता है कि स्थानीय स्तर पर लोगों के द्वारा जो शासन का संचालन करने की जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी उससे आप क्या बोल सकते हो? स्थानीय स्वशासन बोल सकते हो। हमने बात की इस स्थानीय स्वशासन का जो वर्तमान जो स्वरूप है भारत में वो किस प्रकार का है। तो दो भागों में बांटकर हमने इसको देखा था। एक तो ग्रामीण स्तर पर, और एक हमने इसका जो स्वरूप देखा था वो था शहरी स्तर पर। ग्रामीण स्तर पर पंचायती राज, और बात करें तो शहरी स्तर पर अगर बात करें तो नगर निकाय। तो इस प्रकार जो स्थानीय स्वशासन है के संदर्भ में हमने बांटा था। टॉपिक में जो है वो हमारा है पंचायती राज, और मैंने आपको बताया कि पंचायती राज में ग्राम स्तर है। तो ग्राम स्तर पर आपको ग्राम पंचायत, खंड स्तर की बात करें तो खंड स्तर पर पंचायत समिति। ठीक है, यानी ग्राम स्तर पर कौन सा होगा? ग्राम पंचायत। खंड स्तर पर कौन सी थी? पंचायत समिति। और जिला स्तर पर कौन सी व्यवस्था होगी? ध्यान रखना, जिला परिषद। जिला परिषद। ये वर्तमान का स्वरूप है वो हमें स्थानीय स्वशासन में पंचायती राज का देखने को मिलता है। मैंने आपको बताया कि भारत में स्थानीय स्वशासन जो है इसका जो जनक है, यानी स्थानीय स्वशासन जो है इसका जो जनक है वो लॉर्ड रिपन को माना जाता है। एक बिंदु आपको ये भी समझना है। और संविधान में जो स्थानीय स्वशासन है, यानी संविधान में जो स्थानीय स्वशासन है इसका सर्वप्रथम उल्लेख है, सर्वप्रथम उल्लेख वो आपको मिलेगा अनुच्छेद 40 में। कौन से आर्टिकल में मिलेगा? अनुच्छेद 40 में आपको ये देखने को मिलता है। इसके बाद में मैंने आपको बताया कि स्थानीय स्वशासन जो है इसका जो शुभारंभ है ये राजस्थान से हुआ है 2 अक्टूबर को 1959 को। और हमारे यहाँ पंचायती राज व्यवस्था की क्या हो जाती है? शुरुआत हो जाती है। पंचायती राज व्यवस्था की क्या होती है? शुरुआत हो जाती है। कहाँ से होती है? राजस्थान के बगदरी गांव नागौर से। ये बिंदु हमने पढ़ लिया था। इसके बाद में हम बात कर रहे थे कि ये जो पंचायती राज व्यवस्था की जो शुरुआत जो है बड़े स्तर पर भारत सरकार के द्वारा की गई थी। इस पंचायती राज व्यवस्था में बहुत सारी कमियां जो है बाद में हमें देखने को मिली, और इन कमियों में अगर बात करें तो उनको कमियों को सुधार करने के लिए बहुत सारी समितियों का भी गठन किया गया। और ये जो समितियां हैं वो समितियां कौन कौन सी थी? जिनमें सबसे पहले मैं बात करूं नंबर 1 पे बलवंत राय, अशोक मेहता समिति। सुधार समिति में कौन सी समिति आती है? अशोक मेहता समिति। के बाद में अगर बात करूं तो जीवी के राव समिति, जीवी के राव समिति। और जीवी के राव समिति के बाद में अगर बात करें तो एल एम सिंघवी समिति। एल एम जो सिंघवी समिति है ये आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद में नंबर 4 एल एम सिंघवी के बाद में कौन सी आई थी? पी के तुंगन समिति। इन समितियों की सिफारिश के बाद इस पंचायती राज व्यवस्था को संविधान में दर्जा देने का प्रयास जो है भारत सरकार के द्वारा किया गया था। ये बेसिक जो बातें थी वो हमने पिछली क्लास में कंप्लीट कर ली थी। अब बात करेंगे आगे
कि संविधान में पंचायती राज व्यवस्था को किस प्रकार से उल्लेखित किया गया, उसके लिए कौन कौन से प्रयास किए गए विधेयक के माध्यम से, और फिर उसको संविधान के किस भाग में विस्तृत रूप से लिखा गया है और उसके प्रत्येक संवैधानिक अनुच्छेद में क्या क्या बातें हैं उस पर अपन चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो बात करते हैं नेक्स्ट को पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, सेकंड ग्रेड के एग्जाम के लिए फर्स्ट यानी प्रथम प्रश्न पत्र की जो टेस्ट सीरीज है नानक क्लास के पर जाएं, वहां पर आपको ये टेस्ट सीरीज है वो देखने को मिलेगी। टॉपिक के हिसाब से जो टेस्ट है वो संचालित किए जा रहे हैं। पहले एक शेड्यूल जारी किया जाएगा और उस शेड्यूल के माध्यम से आपके टॉपिक वाइज जो है टेस्ट है वो संचालित किए जा रहे हैं। अगर आप इसको खरीदना चाहते हो, परचेज करना चाहते हो, तो आप हेल्पलाइन पे कॉल करें और इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो। इसी के साथ अगर आप वीडियो कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो सेकंड ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है पूरा कंप्लीट प्रथम प्रश्न पत्र जो वीडियो कोर्स है वो आपको मिलेगा। सारे टॉपिक जो आपके राजस्थान, इंडियन जीके और साइकोलॉजी से संबंधित आपको रिकॉर्डेड मिलेंगे, साथ में आपको नोट्स मिलेंगे। अगर आप इसको परचेज करना चाहते हो तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें, नानक क्लास के ऐप को डाउनलोड कर और इससे परचेज कर सकते हैं। बात करते हैं कि जब सभी प्रकार की समितियों की सिफारिश जब कर दी जाती है तो भारत सरकार क्या करती है कि पंचायती राज व्यवस्था को संविधान में उल्लेखित करने का प्रयास करती है। तत्कालीन जो सरकार थी वो राजीव गांधी की सरकार थी, कांग्रेस के बहुमत से सरकार बनी। तो राजीव सरकार के द्वारा सर्वप्रथम संविधान में पंचायतों को उल्लेखित करने का प्रयास किया जा रहा है। ध्यान देना, एक एक बिंदु को थोड़ा समझना है। राजीव गांधी की सरकार के द्वारा इस जो स्थानीय स्वशासन का जो विषय है, कौन सा विषय? स्थानीय स्वशासन का जो विषय है, इसे संवैधानिक दर्जा देने की तैयारी की गई। संवैधानिक दर्जा देने की तैयारी की गई और संवैधानिक दर्जा देने के लिए स्थानीय स्वशासन से संबंधित दो विधेयक तैयार किए गए। एक विधेयक तैयार किया गया था 64वां और एक तैयार किया गया था जिसका नाम था 65वां संविधान संशोधन विधेयक 1989 और 64वां संविधान संशोधन विधेयक 1989। आगे बात समझ में? आपको ये ध्यान रखना है कि राजीव सरकार के द्वारा जब ये विधेयक तैयार किए गए तो ये विधेयक था पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित, और ये जो 65वां जो विधेयक था ये था नगर निकाय से संबंधित। इससे रिलेटेड था, नगर निकाय से संबंधित। अब हुआ क्या कि राजीव सरकार के प्रयासों से यह विधेयक जो है संसद में पेश किए गए और संसद में जैसे पेश किए गए तो लोकसभा ने 64वां और 65वां जो संविधान संशोधन विधेयक है उसको पारित कर दिया। लेकिन जैसे ये विधेयक राज्यसभा में पहुंचा तो राज्यसभा में पहुंचने से पहले लोकसभा जो है वो क्या हो जाती है? भंग हो जाती है। और साथियों, आप लोग ये समझते होंगे कि यदि कोई ऐसा विधेयक जिसे लोकसभा ने पास कर दिया है और वो राज्यसभा में पेंडिंग पड़ा है यानी लंबित पड़ा है और लोकसभा भंग हो जाती है तो वह विधेयक भी क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। आपको इससे याद रखना है कि जिस विधेयक को लोकसभा ने छू लिया है और उसके बाद में लोकसभा भंग हो जाती है वो विधेयक क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार लोकसभा ने जब इसको पास करके राज्यसभा में भेजा तो लोकसभा है वो 1989 के बाद में ये 1990 में क्या हो जाती है? भंग हो जाती है और दोबारा चुनाव करवाए जाते हैं। जब चुनाव प्रचार किया जा रहा था उसी समय राजीव गांधी की क्या हो जाती है? हत्या हो जाती है। उसके बाद में जो राजीव गांधी का जो सपना था वो एक तरीके से यही थम जाता है। लेकिन कुछ बातें हैं यहां से क्वेश्चन एग्जामिनर जो है पूछ लेता है कि पंचायतों को संवैधानिक स्वरूप देने के सर्वप्रथम जो प्रयास है वो राजीव गांधी सरकार के द्वारा किया गया और पंचायतों में बहुत ही बड़े स्तर पर, गहन स्तर पर सुधार करने का प्रयास राजीव सरकार के द्वारा किया गया। इसीलिए आधुनिक पंचायती राज व्यवस्था का जनक, ध्यान रखना भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आधुनिक पंचायती राज व्यवस्था का जो जनक है वो राजीव गांधी को माना जाता है। ये बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है।
अब उसके बाद में पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में सरकार बनती है। एक एक बिंदु को समझना है, हर एक पॉइंट को अपन समझते जाएंगे। यानी उसके बाद में जो सरकार बनाई जाती है वो किसके नेतृत्व में बनाई जाती है? पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में जो सरकार है वो बनाई जाती है। और यह जो सरकार बनती है उस सरकार के द्वारा पंचायतों को यानी स्थानीय सुशासन को, यानी अभी जो सरकार है वो किसकी बनती है? पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा। और पीवी नरसिम्हा राव की जो सरकार है, इस सरकार के द्वारा जो स्थानीय स्वशासन से संबंधित, स्थानीय स्वशासन से संबंधित संवैधानिक दर्जा देने के लिए जो विधेयक तैयार किए गए थे 64वां और 65वां, इसी विधेयक को दोबारा से संसद में पेश किया जाता है। लेकिन अब की बार इन विधेयकों का क्रम चेंज हो गया है। इनके द्वारा दो विधेयक पेश किए गए, 73वां व 74वां संविधान संशोधन विधेयक 1992 में। बात को समझ रहे होंगे। तो 73वां 74वां संविधान संशोधन विधेयक 1992 में पेश किया गया। विधेयक वही है 64वां 65वां, कॉपी पेस्ट करके इसको क्या है पेश किया। तो क्रमिक रूप से ये कौन से विधेयक के नाम से जाने जाएंगे? 73वां और 74वां संविधान संशोधन विधेयक 1992 के नाम से जाने जाएंगे और संसद में पेश किया जाता है। तो 73वां जो संविधान संशोधन विधेयक का वो किस नाम से कहलाएगा? पंचायती राज व्यवस्था के नाम से। और ये जो विधेयक है वो किस नाम से जाना गया? नगर निकाय के नाम से जाना गया। अब ये विधेयक संसद में पेश हुए तो संसद के द्वारा इन विधेयकों को, ध्यान से सुनते जाना भी, संसद के द्वारा इन विधेयकों को दिसंबर 1992 में पारित कर दिया गया। और उसके बाद में जब संसद के द्वारा विधेयक पारित कर दिए गए तो स्वीकृति लेने के लिए किसके पास पहुंचे? स्वीकृति लेने के लिए पहुंचे राष्ट्रपति के टेबल पर। और राष्ट्रपति के द्वारा, तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे वो थे हमारे शंकर दयाल शर्मा। कौन से राष्ट्रपति थे? शंकर दयाल शर्मा। और शंकर दयाल शर्मा जी के द्वारा क्या किया गया? इन विधेयकों को मंजूरी दे दी गई। और जब राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षर कर दिए जाते हैं तो हस्ताक्षर करने के बाद ये विधेयक जो है लागू हुए थे अधिसूचना जारी करने के बाद। और 73वां संविधान संशोधन की अधिसूचना 24 अप्रैल को जारी की जाती है और 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल को लागू होता है और 74वां संविधान संशोधन 1 जून को लागू होता है। तो ये सारा प्रोसीजर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो संविधान में इनको एक स्वरूप प्रदान करने के लिए दो बार ये विधेयक पेश होते हैं। पहली बार ये 64वां और 65वां संविधान संशोधन विधेयक के नाम से पेश होते हैं। लेकिन ये विधेयक जो है भंग हो जाता है तो उसके बाद भी दोबारा इसको लाया जाता है 73वां 74वां संविधान संशोधन विधेयक के नाम से। अब इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं कि ये विधेयक कब कब लागू हुए। यहाँ पर मैं आपको एक बिंदु और थोड़ा सा समझा देता हूँ कि क्वेश्चन कई बार एग्जामिनर है बहुत ही डीप कंसेप्ट में पूछ लेता है। वैसे समझना है साथियों, जब ये विधेयक 73वां 74वां संसद में पेश किया जाता है, ध्यान से सुनना, जब ये विधेयक 73वां 74वां संसद में पेश किया जाता है तो संसद में इन दोनों विधेयकों पर समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया जाता है और उस समिति का नाम था संयुक्त परवर समिति। और इस संयुक्त परवर समिति की अध्यक्षता की थी नाथूराम मिर्धा ने। इस समिति की अध्यक्षता किसने की थी? नाथूराम मिर्धा। अब एक मैं आपको बात थोड़ी सी समझा देता हूं, तो ये है कि जब संसद में कोई विधेयक पेश किया जाता है और उस विधेयक पर बहुत ही गहनता से विचार करना होता है तो संसद में परवर या संयुक्त परवर नाम की एक समिति का गठन होता है। तो इन विधेयकों पर विचार करने के लिए संयुक्त परवर समिति का गठन किया गया। और ये प्रश्न एग्जामिनर पूछ सकता है कि ये जो संयुक्त परवर समिति का गठन हुआ था वो किसकी अध्यक्षता में हुआ था?
नाथूराम मिर्धा की अध्यक्षता में किया गया था। इसके बाद में ये संसद ने पास किए और फिर राष्ट्रपति के द्वारा इनको मंजूरी दी गई। अब बात करते हैं आगे। हाँ तो साथियों ध्यान से सुनना, अगर आपको अपने सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर में जो आपका पार्ट जुड़ता है पॉलिटी का, भारतीय और राजस्थान की राज व्यवस्था के संदर्भ में, उसके संदर्भ में आपको वीडियो कोर्स जो है अगर आप परचेज करना चाहते हो तो नानक क्लास के ऐप पे जाएं और इन हेल्पलाइन पे कॉल करके आप इसको क्या कर सकते हो, परचेज कर सकते हो। और आप भली भांति इस बात को समझते हो कि सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर में आरपीएस के द्वारा जो गहनता से बड़ी बारीकी से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए ये कोर्स मैंने तैयार किया है, तो आप इसको परचेज कर सकते हो भी। तो देखिएगा, टॉपिक का नाम था हमारा स्थानीय स्वशासन, और स्थानीय स्वशासन में एक जो विधेयक है वो तो रहेगा आपका कौन सा, 73वां संविधान संशोधन विधेयक। एक विधेयक कौन सा रहेगा अपना, 73वां संविधान संशोधन विधेयक 1992। और दूसरा जो नाम रहेगा वो रहेगा कौन सा, 72वां संविधान संशोधन विधेयक 1992। अब आपको ये ध्यान रखना है, बेसिक क्वेश्चन आते हैं, ये जो विधेयक है ये किससे संबंधित था, पंचायती राज से संबंधित है। और 74वां संविधान संशोधन है ये किससे संबंधित है, ये है नगर निकाय से संबंधित। अब इसको संसद के द्वारा जो पारित किया गया था, वो पारित किया गया था दिसंबर 1992 में। ठीक है, और हस्ताक्षर जो है राष्ट्रपति के द्वारा किए गए। हस्ताक्षर राष्ट्रपति जो थे हमारे शंकर दयाल शर्मा। और इन्होंने जो हस्ताक्षर किए वो किए थे 20 अप्रैल को 1993 को। और उसके बाद में इसकी जो अधिसूचना जारी हुई, अधिसूचना जारी होती है 24 अप्रैल 1993 को। और जिस दिन अधिसूचना जारी होती है विधेयक के संदर्भ में, उसी दिन विधेयक जो है वो क्या माना जाता है, पारित माना जाता है। उसी दिन विधेयक क्या माना जाता है दोस्तों, पारित माना जाता है। अब देखो, अधिसूचना जारी हुई, अधिसूचना जारी होने के बाद ये लागू हो जाता है। तो यहां से एक क्वेश्चन जो है आपके लिए एग्जामिनर पूछता है कि पंचायती राज दिवस, यानी जो पंचायती राज दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो आप बता दोगे सर 24 अप्रैल को। और क्यों मनाया जाता है ये आप कहानी समझ गए होंगे कि 24 अप्रैल को हमारा ये जो विधेयक है वो क्या हो जाता है, लागू हो जाता है। और इसके बारे में मैं बात करूं तो इस विधेयक के संदर्भ में प्रश्न आएगा, तो सामान्य सी बात है, दोनों विधेयक साथ में पास हुए, तो संसद ने इसको पारित किया दिसंबर में। उसके बाद में हस्ताक्षर किए थे दोनों के एक साथ, हस्ताक्षर हुए थे 20 अप्रैल 1993 को। आगे बात समझ में, आपको ये ध्यान रखना है कि ये विधेयक जो लागू होता है, ये विधेयक लागू होता है 1 जून को, 1 जून 1993 को इसकी अधिसूचना जारी की जाती है नगर निकाय विधेयक की। अब यहाँ पर जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो बिंदु है जहां से क्वेश्चन बनते हैं वो थोड़ा सा बेसिक समझिएगा। इसके बारे में संविधान में जो उल्लेख किया गया, यानी संविधान में जो प्रावधान किया गया है वो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। पंचायती राज के लिए जो प्रावधान किया गया, ये किया गया भाग 9
और अनुच्छेद की बात करूं तो 243 से लेकर 243 ओ, टोटल जो हमारे आर्टिकल रहेंगे वो कितने रहेंगे, 16 रहेंगे। और अनुसूची नहीं जोड़ी गई, और अनुसूची कौन सी जोड़ेगी, 11वीं। और इसमें जो विषय रखे गए हैं पंचायती राज के नाम से, वो कितने रखे गए हैं, 29 विषय जोड़े गए। यानी पंचायतों के लिए कार्य करने के लिए कितने विषय जोड़े गए, 29 विषय जोड़े गए। तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था जो है, इसका संविधान में जो उल्लेख है विस्तृत रूप से, वो कौन से भाग में किया गया है, भाग 9 में। 243 से 243 ओ के आर्टिकल तक की व्यवस्था है। टोटल 16 अनुच्छेद हैं और 11वीं अनुसूची में 29 विषय जो है पंचायतों के लिए जोड़ दिए गए हैं। ठीक है, अब आपको ये भी ध्यान देना है कि इधर अगर बात पूछें तो भाग 9 कै का पार्ट रहेगा, और भाग 9 कै में अनुच्छेद की बात करें, ध्यान रखना है 243 ओ के बाद में कौन सा आएगा, 243 ओ के बाद में आएगा पी, और 243 जेड जी तक आपको नगर निकाय की व्यवस्था देखने को मिलेगी। और अनुसूची की मैं बात करूं तो अनुसूची यहां जुड़ती है 12वीं, और इसमें नगर पालिका का उल्लेख है और 18 विषय इसमें जोड़े गए हैं। कितने विषय जोड़े गए हैं, 18 विषय जोड़े गए हैं। तो ये कहानी थी स्थानीय स्वशासन को जो संवैधानिक दर्जा दिया गया उसके बारे में। ये पर्सन जो है एग्जामिनर जो है यहां से पूछ लेता है, बेसिक कॉन्सेप्ट के माध्यम से क्वेश्चन आते हैं। भी थोड़ा सा इन बिंदुओं को ध्यान में रखना। अब बात करें कि इन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक जो दर्जा दिया गया के बाद इसकी जो मुख्य विशेषता थी 73वां संविधान संशोधन विधेयक की, वो क्या थी, उस पर अपन बात करते हैं। तो देखिएगा, तो 73वां संविधान संशोधन विधेयक है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम बोलूंगा मैं अभी इसे, 1992 कि लागू 93 में होता लेकिन बना 1992 में। अभी जो अधिनियम है, इस अधिनियम की बारे में बात करें तो इसमें जो उल्लेख तो है, सॉरी, में जो प्रावधान जो है वो है पंचायती राज विषय के बारे में। किसके बारे में है, पंचायती राज विषय के बारे में है। इस अधिनियम की जो मुख्य विशेषता है वो एग्जामिनर पूछता है कि इस अधिनियम के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था में क्या क्या मुख्य विशेषताएं जोड़ी गई है। मैं जो पॉइंट बता रहा हूं वो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहला बिंदु, इस अधिनियम के माध्यम से पंचायतों के लिए नियमित और निश्चित कार्यकाल के बारे में प्रावधान संवैधानिक रूप से कर दिया गया। तो यानी एक तो क्या किया गया, नियमित चुनाव व्यवस्था जोड़ी गई, और नियमित चुनाव करवाने के लिए निर्वाचन आयोग को एक संवैधानिक रूप दिया गया। निर्वाचन आयोग के बारे में उल्लेख किया गया। सबसे बड़ी बात यह थी कि पंचायतों के असफल होने के सबसे बड़े मुख्य कारण भी यही थे कि राज्य सरकारें जो है वो पंचायतों का चुनाव वह समय पर नहीं करवा रही है, जिसके वजह से ये आवश्यकता महसूस हुई कि इनको अब संवैधानिक दर्जा दे दिया जाना चाहिए। अगर आप संविधान में इनका उल्लेख कर दोगे तो राज्य अनिवार्य रूप से क्या करेंगे, इनका चुनाव करवाएंगे। तो नियमित चुनाव करवाने के लिए एक संवैधानिक बॉडी का गठन करने का प्रावधान अनुच्छेद भाग 9 के 243 के में कर दिया गया। तो यानी आप नियमित चुनाव करवाओगे, और चुनाव करवाने की जो जिम्मेवारी होगी वो एक निर्वाचन आयोग होगी, जो इसका गठन राज्य स्तर पर किया जाएगा। इसके बाद में आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु वो ये है कि एक तो निश्चित कार्यकाल, यानी जो निश्चित कार्यकाल जो है इसका प्रावधान जो है पंचायतों के लिए कर दिया गया कि एक निश्चित अवधि के लिए चुनी जाएगी, यानी 5 वर्ष का इनका कार्यकाल जो रहेगा वो निश्चित रहेगा। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु है कि इनको प्रदान की वित्तीय स्वायत्तता। वित्तीय स्वायत्तता के लिए वित्त आयोग जैसे विषय के बारे में उल्लेख किया गया कि आपके लिए एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा,
जो आपके बजट का निर्धारण करेगा, आपके लिए वित्तीय स्वायत्तता प्रदान करेगा। क्योंकि सबसे बड़ी कमी यही थी असफलता होने के पीछे, क्योंकि पंचायतें हैं वो असफल इसलिए हो रही थी क्योंकि उनके पास धन की कमी रहती थी। एक निश्चित धन एक अनुपात में इनको आवंटित किया जाएगा जिसके माध्यम से ये अपने आप को डेवलप कर सके। तो इसके लिए भी प्रावधान इस एक्ट के माध्यम से किया गया। और चौथा जो बिंदु है सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि एक जो वंचित वर्ग है, वंचित जो वर्ग है उनके लिए आरक्षण का भी प्रावधान किया गया ताकि वो भी चुनाव प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर भाग ले सके। आरक्षण के लिए प्रावधान जो है इसमें किया गया है। कौन से एक्ट में? 73वां संविधान संशोधन विधेयक अधिनियम 1992 में। ये इस विधेयक की मुख्य विशेषताएं हैं और इस विधेयक की मुख्य विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए एग्जामिनर जो है वो आपसे क्या कर सकता है, यह क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे बात समझ में? तो ये बिंदु थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ से एग्जामिनर जो क्वेश्चन पूछता है तो आपसे स्टेटमेंट के माध्यम से या कथन के माध्यम से क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि 73वां संविधान संशोधन जो अधिनियम है उसकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या है, तो ये आपको थोड़े से बिंदु ध्यान में रखने। अब यहाँ से एक बेसिक और फैक्ट के माध्यम से क्वेश्चन पूछते हैं कि जैसे ही संसद के द्वारा इस विधेयक को पारित किया गया और उसके बाद में राष्ट्रपति ने इसको अनुमति दे दी और फिर इसकी अधिसूचना जारी करके इसको लागू कर दिया गया, ये अधिनियम तुरंत प्रभाव से सभी राज्यों में लागू नहीं हुआ। राज्यों को आदेश या निर्देश दिए गए कि 1 साल के भीतर भीतर अपने राज्यों में इस कानून को लागू किया जाए। इतने समय अवधि के भीतर, 1 वर्ष के समय अवधि के भीतर इसको लागू किया जाए। तो इसमें सबसे पहले तो प्राथमिकता दिखाने वाले राज्य की बात करें तो कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जिसने क्या किया, सबसे पहले ध्यान देना, कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जिसने क्या किया, सबसे पहले इस कानून को लागू किया। लेकिन इसके संदर्भ में चुनाव जो सबसे पहले आयोजित किए जाते हैं वो कौन से राज्य में किए जाते हैं, वो किए जाते हैं एमपी में। तो यहाँ से क्वेश्चन जो है एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, थोड़ा सा आप इनको ध्यान में रखोगे। ठीक है, तो देखिएगा इधर प्रश्न आता है कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 73वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है सर्वप्रथम लागू किस राज्य के द्वारा किया गया, एक तो क्वेश्चन ये आता है। और दूसरा, इस अधिनियम के तहत पंचायतों के सर्वप्रथम चुनाव, पंचायतों के जो सर्वप्रथम जो चुनाव है वो किस राज्य के द्वारा करवाए गए। तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु है यहां से ध्यान रखना है, सर्वप्रथम चुनाव है वो कौन से राज्य के द्वारा करवाए गए थे, वो मध्य प्रदेश के द्वारा सबसे पहले चुनाव करवाए गए। अब यहां से एक क्वेश्चन राजस्थान के संदर्भ में बनता है भी, और वो ये पूछा जाता है कि यह अधिनियम राजस्थान में कब लागू होता है और राजस्थान में इस अधिनियम को किस नाम से लागू किया जाता है। तो 73वां संविधान संशोधन जो अधिनियम है राजस्थान में, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के नाम से लागू होता है। यह अधिनियम राजस्थान में किस नाम से लागू होता है, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के नाम से लागू होता है। अब यहां से क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में कब लागू हुआ, यानी 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 जो है इसे राजस्थान में कब लागू किया गया। तो आपको ध्यान रखना है 23 अप्रैल 1994 को यह राजस्थान में क्या होता है, लागू होता है। अलग अलग तरीके से यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, थोड़ा सा आपको इनको ध्यान में रखना है। अब देखो राजस्थान में लागू हुआ और इसके बाद में धीरे धीरे ये सभी राज्यों में ये क्या हो गया, ये अधिनियम जो है वो प्रभावी हो जाता है। एक राज्यों में ये प्रभावी नहीं हुआ उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। अब यहां से आपके दिमाग में और आपके एग्जाम के लिए
क्वेश्चन जो बनेंगे वो ये बनेंगे, क्योंकि इनके जो प्रमुख संवैधानिक प्रावधान है, आर्टिकल्स है, उनमें क्या क्या प्रावधान है और उनकी जो मुख्य विशेषता है, तो आधार बनाकर एग्जामिनर क्या करता है, क्वेश्चन है। तो देखिएगा, तो संवैधानिक प्रावधान है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे। फिर एक एक आर्टिकल के बारे में अपन विशेषकर बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात करूं अनुच्छेद 243। तो ध्यान देना, अनुच्छेद 243 में परिभाषाएं जो है वो उनके बारे में उल्लेख किया गया है। के बाद में बात करूं अनुच्छेद 243 ए, आप इसको ए भी याद रखोगे या कै कबूतर के नाम से भी याद रखोगे ए, या इसको आप ऐसे भी याद रख लोगे। दोनों तरीके से पर्सन एग्जामिनर पूछता है। इसमें आपको तो ग्राम सभा है, ग्राम सभा की जो संरचना है के बारे में आपको प्रावधान जो है वो देखने को मिलेगा। के बाद में अगर मैं बात करूं अनुच्छेद 243 बी, अनुच्छेद 243 बी में जो पंचायतों की जो पंचायतों का जो गठन है उसके बारे में उल्लेख मिलेगा। और फिर आता है अनुच्छेद 243 एक बी सी, और सी में आपको मिलेगा पंचायतों की संरचना। मैं आपको याद करवा दूंगा कौन कौन से अनुच्छेद आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं और कौन से अनुच्छेद आपके लिए सबसे ज्यादा याद करने योग्य हैं, वो भी चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी। 243 डी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जिसमें है आरक्षण। पंचायतों में आरक्षण का जो प्रावधान है वो आपको कौन से आर्टिकल में देखने को मिलेगा, 243 डी। उसके बाद में अनुच्छेद 243 ई, और ई में आपको मिलेगा पंचायतों का कार्यकाल। पंचायतों का जो कार्यकाल है उस कार्यकाल के संदर्भ में आपको 243 ई में ये बातें आपको देखने को मिलेगी। अनुच्छेद 243 ई के बाद में एफ, और इसके अंदर आपको जो प्रावधान मिलेगा वो मिलेगा योग्यता या अयोग्यता के बारे में जो बातें हैं उल्लेखित मिलेगी। याद कैसे करना है, ध्यान से सुनना, बहुत ही सामान्य सा टॉपिक है, यहां से सुमेलित कीजिए से पर्सन जो है एग्जामिनर पूछ सकता है, और बहुत ही आसान तरीके से इनको याद भी रखा जा सकता है। देखिएगा इधर सीधा पर्सन पूछे अनुच्छेद 243, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो ग्राम सभा है, पंचायत समिति है, जिला परिषद है और ग्राम पंचायत है, उनको जो परिभाषित किया गया है वो कौन से आर्टिकल में किया गया, 243 में किया गया है। 243 ए ग्राम सभा, ये आपका आर्टिकल गोल्डन आर्टिकल है, अभी मैं बोल रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सीधा पर्सन आता है। 243 ए में ग्राम सभा को जो उसकी संरचना है उसके बारे में उल्लेखित मिलेगा। 243 बी पंचायतों को किस प्रकार से गठित किया जाए, यानी ग्राम पंचायत का गठन किस प्रकार होगा, कौन से स्तर की होगी, जिला परिषद और पंचायत समिति के स्तर की बात जो है वो हम 243 बी में आपको देखने को मिलेगा। पंचायतों में कौन कौन से सदस्य होंगे, किस प्रकार चुनाव होगा, ये संरचना आपको 243 सी में मिलेगी। तो आपको 243 ए बी और सी ये तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। 243 में परिभाषा, ए में है ग्राम सभा, बी में है पंचायतों का गठन और सी में है पंचायतों की संरचना। टी संरचना ऐसे याद रख सकते हो। डी जिसको हम हिंदी में बोले घै घड़ी, कमजोर आदमी को घी खिलाए तो वो थोड़ा मजबूती में मिलेगा, तो वैसे ही कमजोर यानी दुर्बल वर्गों के लिए रिजर्वेशन की बात जो है घी के समान है। आप इसको डी या ग्लूकोन डी के नाम से भी याद रख सकते हो। जैसे एनर्जी की बात करें तो ग्लूकोन डी एकदम से आपको एनर्जी प्रदान करेगा, तो वैसे रिजर्वेशन है कमजोर वर्ग के लिए एनर्जी की बात करता है, तो ग्लूकोन डी के आधार पर आप
आरक्षण को याद रख सकते हो कि पंचायतों में आरक्षण जो है, पंचायतों में आरक्षण की बात है वो कौन से आर्टिकल में है, 243D में। ई ABCD में 5वें नंबर पर है। तो वैसे ही आप याद कर लोगे भी इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ई 5 पे है तो कार्यकाल की बात है वो किस पे हो रही है, 243E में हो रही है। के बाद में मैं बात करूं 243F, एफ का मतलब होता है फेल। एफ हिंदी में आप एफ के हिसाब से याद कर लेना, भी ABCD को क ख ग घ से याद लिख लोगे तो आपको याद हो जाएगा। इंग्लिश वाला थोड़ा सा आसान हो जाएगा याद करना, के साथ हिंदी आप जोड़कर याद कर सकते हो। एफ का मतलब हो गया फेल, यानी अगर आप योग्यताओं को पूरा नहीं करोगे तो आप चुनाव में क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। ऐसे याद कर लेना कि 243F में एफ का मतलब फेल, अगर आप योग्य नहीं हो तो आपको फेल कर दिया जाएगा। तो ये योग्यता की बात है वो 243F में है। इस तरीके से आप याद करोगे तो चीजें याद हो जाएगी। बात करते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल जो है 243F के बाद में जी, अनुच्छेद 243G। अब जी को कैसे याद करना है तो देखिएगा इधर 243G, इसमें क्या प्रावधान है, देखो जी यानी ग्रोथ, जी से ग्रोथ करना है, यानी आपको शक्ति प्रदान की जाएगी ग्रोथ के माध्यम से। तो यानी पंचायतों की शक्तियां व कार्य कार्य वह जो शक्तियां हैं ये देखो दोस्तों किस में मिलेगी, 243G में। के बाद में अनुच्छेद 243G के बाद में H और अनुच्छेद 243I। ठीक है, आई को आपको थोड़ा सा याद करना है तो एच अपने आप याद हो जाएगा। तो कैसे याद करना, देखो आई में इनकम याद करना, आई को इनकम से याद करना, तो यानी जो वित्तीय आयोग के गठन की बात है वो 243 है। आई से इनकम याद कर लेना, यानी पैसों की बात हो रही है, वित्तीय आयोग के गठन की बात हो रही है तो वो आई में हो रही है। अगर आपके पास पैसा है तो ठीक पहले आपको टैक्स का भी ध्यान रखना है, तो यानी कर लगाने की शक्ति, इसके बारे में पंचायतों को टैक्स लगाने की जो पावर है वो 243H में है। ठीक है, उसके बाद में अनुच्छेद 243I के बाद में जे, इसमें है पंचायतों का लेखांकन। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखोगे, पंचायतों का लेखांकन 243J। उसके बाद में अनुच्छेद 243K, ठीक है, पंचायतों का चुनाव यानी निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग का गठन का जो प्रावधान है वो कौन से आर्टिकल में है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये है आपका 243K। ठीक है, तो इसको याद करोगे। 243K के बाद में अगला जो आर्टिकल रहेगा वो कौन सा रहेगा, अनुच्छेद L। ठीक है, यानी केंद्र शासित प्रदेशों में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान, यानी संघ जो शासित प्रदेश है उनमें पंचायती राज किस तरीके से प्रभावी किया जाएगा उसके बारे में 243L के बारे में एल में आपको ये प्रावधान देखने को मिलेगा। के बाद में 243L के बाद में अगला जो रहेगा वो कौन सा रहेगा, M और N। अनुच्छेद 243M, इसका मतलब ये हो गया कि कुछ ऐसे क्षेत्र यानी ऐसे राज्य जहां पर 73वां संविधान संशोधन अधिनियम प्रभावी नहीं होगा। एम का याद रखना, मौन। मौन का मतलब हो गया कि जो 73वां संविधान संशोधन है, अधिनियम है 1992, वो यहां पर प्रभावी नहीं होगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन एग्जामिनर है वो पूछने की संभावना रखता है। और वो किस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा, तो देखिए प्रश्न आता है कि जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम है वो कौन कौन से राज्यों में लागू नहीं होगा,
ये बात इसमें लिखी गई है। इसमें स्पष्ट लिखा है कि जो जम्मू कश्मीर है, दिल्ली का कुछ क्षेत्र है, के बाद में मेघालय है, नागालैंड है, असम का कुछ क्षेत्र है, यहां पर जनजातीय प्रभावित क्षेत्र है, दिल्ली एनसीआर का कुछ एरिया है। तो ये जो एरिया हैं वहां पर 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 लागू नहीं होगा। किस अनुच्छेद के अनुसार? 243 एम के अनुसार। एम को मौन के तरीके से याद कर लोगे तो थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ जाएगा। उसके बाद में 243 एन के बाद में, सॉरी एम के बाद में आएगा 243 एन, अनुच्छेद 243 एन। आप कहोगे सर इसमें क्या प्रावधान है? तो 243 एन जो है इसमें ये लिखा हुआ है कि जब तक पंचायती राज अधिनियम, यानी कौन सा? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जिन राज्यों में प्रभावी नहीं हो जाता, उन राज्यों में पंचायतों के लिए जो पहले कानून बने हुए हैं वो प्रभावी रहेंगे। इसको आप माथाफोड़ी करने की जरूरत नहीं है। और 243 ओ का मतलब हो गया कि पंचायतों के संदर्भ में परिसीमन करना, चुनाव का जो प्रावधान है उसमें न्यायालय जो है हस्तक्षेप नहीं करेगा। यानी कहने का मतलब है पंचायतों के चुनाव में जो न्यायालय है उसका हस्तक्षेप होगा या नहीं होगा, उसके बारे में जो प्रावधान है वो 243 में किया गया। तो ये आपके सामने आर्टिकल मैंने आपको लिख दिए हैं। तो ये संवैधानिक जो प्रावधान है आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग के थोड़े से आर्टिकल को अभ्यास करोगे तो सर सबसे बड़ी समस्या यही है कि अनुच्छेद याद नहीं होते। बेटा थोड़ा सा अभ्यास करना है। अगर थोड़ा सा आपने अभ्यास किया, बार बार थोड़ा सा रिवीजन किया तो आप याद कर लोगे। सारे याद होते हैं तो ठीक है, नहीं होते हैं तो आपको बस ये जो मैं टिक मार रहा हूं ये आपको थोड़े से ध्यान में रखने हैं। तो मैंने तो ये तरीके बता दिए आपको याद करने के, ठीक है, ये याद करने के आपको मैंने तरीके ही बता दिए। जैसे निर्वाचन आयोग के करवाना है, चुनाव करवाना है, पंचायतों का क्या या के करवाना है तो चुनाव करवाना है तो 243 के। आई इनकम 243 आई, ठीक है। डी ग्लूकोन डी रिजर्वेशन आरक्षण, यानी कमजोर को ग्लूकोन डी पिलाओ एनर्जी, दुर्बल वर्गों को आरक्षण ग्लूकोन डी यानी आरक्षण डी 243 डी। CBA ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखोगे। एफ का बहुत ही आसान सा याद हो जाएगा 243 एफ। तो ये कहानी थी 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 का एक संवैधानिक जो स्ट्रक्चर, किस प्रकार से संवैधानिक मान्यता दी गई है उसके बारे में। बाकी चर्चा करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। इसके में हर एक आर्टिकल की एक एक विशेषता आपके सामने लेके आऊंगा। मुख्य मुख्य बातें हैं उस पर अपन चर्चा करेंगे। और राजस्थान के संदर्भ में पंचायतों का क्या स्वरूप है उसके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ओके भाई, बेस्ट ऑफ लक। आप लोग क्या करोगे, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर या लाइक करें, ठीक है भाई। ओके, बेस्ट ऑफ लक।